अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने इन्वर्टर को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। इस इन्वर्टर जो कि इन्वर्क्स कंपनी का 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसके अंदर मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। हमने इस वीडियो में आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताना है कि कैसे आप इस फॉल्ट को ट्रबल शूट कर सकते हैं, कैसे वोल्टेजेस की टेस्टिंग करनी है, कैसे आपने इसको मुरम्मत करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। मैं आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हम आप लोगों को बताएंगे वो मेरे ख्याल से कोई बंदा भी आप लोगों को नहीं बताएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं इस सोलर इन्वर्टर को खोल लेता हूं। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि ये सोलर इन्वर्टर विदाउट वारंटी है, यानी कि इसकी वारंटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है, इसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहां से ओपन कर रहा हूं। अगर आपका सोलर इन्वर्टर वारंटी के अंदर है तो आप उसे वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। अलबत्ता अगर आपके इन्वर्टर की वारंटी गुजर चुकी है तो फिर आप उसे खुद से घर पे खोल के मुरम्मत कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके फ्रंट कवर को रिमूव कर लिया। अभी मैं इस पेपर को भी यहाँ से हटा देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर रिपेयरिंग की वीडियो के अंदर आप लोगों को ये मशवरा जरूर देता हूँ कि आप अपने इन्वर्टर को जब भी ओपन करते हैं तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लिया करें, ताकि आपको उसको बाद में दोबारा फिट करने में आसानी हो। क्योंकि मुझे काफी सारे दोस्तों की यही कंप्लेन आती है कि भाई मैं इस चीज को खोल चुका हूँ, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने इसके किन किन पॉइंट्स को कहां से उतारा था। तो बेहतर ये है कि आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करें, उससे आपको दोबारा फिट करने में आसानी होती है। इन्वर्टर के इस पेपर को उतारने के बाद मैं यहां से डिस्प्ले यूनिट को रिमूव करके एक साइड पे कर देता हूं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इसके बोर्ड को प्रॉपर तरीके से देख सकें कि किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट आया है। अभी दोस्तों यहाँ पर इस इन्वर्टर के अंदर काफी सारी डस्ट मुझे नजर आ रही है। मैं इसको अच्छी तरह से ब्लोर लगा लेता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे फॉल्ट को आपने ट्रेस करना है। दोस्तों इन्वर्टर को ब्लोर लगाने के बाद अभी बारी आ जाती है इस फॉल्ट को ट्रेस करने की। तो फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले अपने इन्वर्टर को आपको फिजिकली देखना पड़ता है कि किसी सेक्शन के अंदर आपको कोई डैमेज, कोई बर्निंग वगैरह तो नहीं नजर आ रही। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। मुझे यहाँ से कोई किसी किस्म की बर्निंग यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रही। मोस्टली इन्वर्टर्स के अंदर आप लोगों को जो फॉल्ट है वो ऊपर से ही नजर आ जाता है कि किस सेक्शन के अंदर है। अलबत्ता अगर आप लोगों को कहीं से कोई किसी किस्म की बर्निंग नजर ना आए तो फिर आपने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। अब जनाब यहाँ पर मुझे इस इन्वर्टर के अंदर कोई चीज जली हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके इन्वर्टर के बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। इस बोर्ड को बाहर निकालने से पहले मुझे इन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं इसके मेन बोर्ड को बाहर निकाल सकूं। वेल यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि अगर आपसे आपका इन्वर्टर ठीक नहीं हो रहा, आपने बड़ी कोशिश की है, आपने अपने एरिया में जो कारीगर है उनको भी दिखाया, उनकी समझ में भी फॉल्ट नहीं आ रहा, तो वो इन्वर्टर आप हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को ये जो व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना इन्वर्टर भिजवा सकते हैं। हम आपका इन्वर्टर रिपेयर करके आपको दोबारा वापस भेज देंगे। इन्वर्टर चाहे किसी भी कंपनी का हो, फ्रोनस का हो, इन्वर्क्स का हो या किसी भी कंपनी का हो, हम जनाब उसको अच्छी तरह से रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और जनाब हमने बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर भी रिपेयर किए हैं अपने दोस्तों के, अपने सब्सक्राइबर्स के, जिनको कोई भी कारीगर जो है वो हाथ नहीं डाल रहा था, वो कह रहा था कि ये रिपेयर नहीं हो सकता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ऐसे इन्वर्टर भी मुरम्मत किए हैं। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इन्वर्टर है, आप चाहते हैं कि आप उसको हमसे मुरम्मत करवाएं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर बार बार कॉल्स करने से गुरेज करें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और इंटरनेट बंद करना याद नहीं रहता। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी सब्र नहीं करते और बार बार व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। बस रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, तो आप वॉइस मैसेज की सूरत में अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हर साइड से इसका जायजा लिया है, मुझे कहीं से कोई किसी किस्म की बर्निंग नजर नहीं आ रही। तो अभी हमें मल्टीमीटर की मदद से इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर की मदद से टेस्टिंग करने के लिए आपने करना यह है कि सबसे पहले बैटरी साइड से शुरू करना है। बैटरी साइड का सबसे पहले आपने फ्यूज चेक करना है कि आया ये फ्यूज बिल्कुल ठीक है कि नहीं। जनाब फ्यूज को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मीटर को आपने बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। कोई भी मीटर यूज कर सकते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। मैं यूनिटी कंपनी का UT55 इसलिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो मुझे देख रहे होंगे कि मैंने कितने सालों से इसको यूज कर रहा हूं, अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि फ्यूज भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, यानी कि फ्यूज के ऊपर लगाने से मुझे बीप की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि फॉल्ट किसी आगे वाले सेक्शन के अंदर है। अब मैं जनाब यहाँ पर आ जाता हूँ इसके 3525 IC के करीब, जो कि सिस्टम को वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है, जहां पर 7805 भी है, IRF 640 भी है। मुझे इनको चेक करना पड़ेगा। अभी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर मुझे जहाँ पर IRF 640 FAT लगी हुई है, यहाँ पर मुझे एक रजिस्टर जली हुई दिखाई दे रही है, ये वाली।
अक्सरियत में यही रजिस्टर में मसला आता है, तो मैं इस रजिस्टर को रिप्लेस करूंगा। अब ये रजिस्टर तो जल चुकी है, मुझे नहीं पता कि इसका नंबर क्या होगा, तो मैं सेम इससे मिलते जुलते बोर्ड में से आप लोगों को देख के बताता हूं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि कौन सी वैल्यू की हमने इसके ऊपर रजिस्टर लगानी है। अब यहाँ पर दो किस्म की रेजिस्टेंस लगती हैं, या तो 10 RO लगी होगी या 22 RO लगी होगी। अब इस 22 RO का क्या मतलब होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह से रजिस्टर की वैल्यू का पता नहीं चल रहा तो आपने सिंपली क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है मिस्टर इंजीनियर। मिस्टर इंजीनियर सर्च करेंगे तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है रजिस्टर कोड कैलकुलेटर के नाम से, इसको जरूर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने चूंकि इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे आप सिंपल रजिस्टर, जिसे थ्रू होल रजिस्टर कहते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऑप्शन के ऊपर आप SMD रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 20 RO लिखता हूँ तो मुझे अभी पता चल जाता है कि कौन सी रजिस्टर यहाँ पर लगेगी। जनाब 20 RO की जगह पे मैं 20 ओम की रजिस्टर्स लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं 22 RO लिखता हूँ तो मुझे अभी पता चल जाता है कि मैं कितनी वैल्यू के रजिस्टर लगा सकता हूँ। तो 22 RO का मतलब है 22 ओम की रजिस्टर यहाँ पर लगेगी। ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की है, हमने आप दोस्तों के लिए डेवलप की है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। अभी मैं क्या करता हूं कि इस रजिस्टर को चेंज कर देता हूं, यहां से रजिस्टर को भी उतार लेता हूं और इसके नीचे लगी हुई IRF 640 को भी रिमूव कर लेता हूं और आप लोगों के सामने लाइव करूंगा। क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ दोस्त ये कह रहे थे यार आप ये नहीं बताते कि किस तरह से SMD रजिस्टर को चेंज करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को SMD कंपोनेंट्स को रिमूव करने में ये मसला आता है कि उनको ये समझ नहीं आती कि कैसे इस कंपोनेंट को हम रिमूव करें और कैसे लगाएं। तो जनाब उसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा फार्मूला ये है कि जिस कंपोनेंट को आपने रिमूव करना है उसके ऊपर हल्का सा सोल्डर लगाएं। एक तो काविये की मदद से भी आप उसको उतार सकते हैं। उसके दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्डिंग करें, यानी कि अच्छी तरह से सोल्डिंग करने से मुराद उसके दोनों पॉइंट को हीट अप करें और चिमटी की मदद से उसको उठा लें। काविये की मदद से भी आप उसको उठा सकते हैं, अलबत्ता चिमटी की मदद से आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस SMD रजिस्टर को मैंने यहाँ से उतार दिया है। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसके साथ लगे हुए जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको डैमेज नहीं करना, उनके ऊपर काविया नहीं लगाना। इसके बाद बारी आ जाती है इस IRF 640 वाली FET को रिमूव करने की। तो मैं उसको भी थोड़ा सा हीट अप कर लेता हूँ। चूंकि इसकी बैक साइड के ऊपर कन्फर्मल कोटिंग हुई है तो इसलिए आपको इसको रिमूव करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। जनाब आप लोगों ने करना ये है कि चिमटी की मदद से अपनी FET को नीचे से पकड़ लेना है और इस ऊपर से जब आप सोल्डिंग इसको करेंगे तो आसानी से आपकी FET नीचे की साइड से निकल आएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस FET को यहाँ से रिमूव कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसकी जगह पर नई FET लगाने की। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करता हूँ। बीप की रेंज के ऊपर मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया हुआ है। दोनों प्रॉब्स को आपस में जोड़ता हूँ तो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इनको उल्टा के लगाता हूँ तो तब भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जिसका मतलब ये है कि जनाब इस FET के अंदर फॉल्ट था जो कि हमारे सिस्टम IC को प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने दे रहा था। तो इसको हमने यहाँ से रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने से पहले इसके जो सरफेस है जहाँ से हमने इसको उतारा है वहाँ से हम इस शक्कर की मदद से ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो उठा लेंगे। करना ये है कि थोड़ा सा भरोसा लगाना है यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको सक कर लेना है। अभी जनाब हमने इसकी जगह पर नई FET को रिप्लेस कर देना है। FET मैंने इसके ऊपर लगा दी है तो मैं इसके ऊपर इसके स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कंप्लेन दोबारा से ना आए तो प्रॉपर तरीके से इसके साथ एक बड़ा हीट सिंक अटैच कर ले। मैं मार्केट से हीट सिंक लेके आया था, ये बहुत ज्यादा बड़ा ले आया हूँ। इसके बराबर का एक और हीट सिंक अगर आप इसके साथ स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं तो ये कंप्लेन दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगी। अभी जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FET को हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसकी जो बैक साइड से हम सोल्डिंग है वो कर लेते हैं। ये वीडियो डिटेल से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार आप डिटेल से नहीं बताते, आप SMD कंपोनेंट को जब रिमूव करते हैं तो वो क्यों नहीं दिखाते। मैं SMD कंपोनेंट को लगाने की वीडियो इसलिए स्किप करता था क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और कुछ दोस्त वीडियो को एंड तक नहीं देखते, तो इस वजह से मुझे वो पार्ट स्किप करना पड़ता था। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आप हमें वो सारा तरीका बताया करें। तो आप दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि यार फिर वीडियो को एंड तक देख लिया करो आप भी। अभी बारी आ जाती है हमें यहाँ पर 20 ओम की रेजिस्टेंस को लगाने की। तो मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से आसानी से दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मैंने अपनी मार्केट से परचेज की हैं। अब जनाब इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि पहले आपने एक साइड को हीट अप करना है और उसके ऊपर इस रजिस्टर को कुछ इस तरीके से रखना है कि वो उसकी जो सतह है वो उसके बराबर आ जाए।
और इसके बाद दूसरी साइड से आप रजिस्टर को हीट अप करेंगे और थोड़ा सा नया सोल्डर इसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी रजिस्टर आसानी से इसके ऊपर लग जाएगी। एक चीज बस देख लें कि आपने प्रॉपर तरीके से इस चीज को यहाँ पर फिट किया है। अभी बारी आ जाती है इसके साथ इसका डिस्प्ले यूनिट लगाकर इसको टेस्ट करने की। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि इसका अगर डिस्प्ले यूनिट आप इसके साथ नहीं लगाएंगे तो इसका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, यानी कि जो इसका सिस्टम आईसी है वो दो हिस्सों में कंपनी ने तकसीम किया हुआ है। जो प्राइमरी हिस्सा है वो यहाँ पर होता है और जो सेकेंडरी हिस्सा है वो इसके डिस्प्ले यूनिट के अंदर होता है। तो जनाब मैं इसके ये जो डिस्प्ले यूनिट है इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर हम इसको पावर दे के ऑन कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर इसको पावर अप करने से पहले इसके नीचे से अच्छी तरह से चेक कर लें कि इस पे कोई सोल्डर का कोई पीस तो नहीं गिरा हुआ, क्योंकि इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपने इस चीज को जरूर मेक श्योर कर लेना है। अभी बारी आ जाती है इसको टर्न ऑन करने की। तो माइनस को मैं माइनस के साथ और प्लस को मैं प्लस के साथ आंखें खोल कर देखकर लगा दिया है। यहाँ से मैंने इसको टर्न ऑन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीप की आवाज आप लोगों को सुनाई देगी और थोड़ी सी देर बाद ये टर्न ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आउटपुट के ऊपर 228 वोल्ट देने लग चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी हम इसके जो फैन है, इसके जो बकिया कनेक्शंस हैं उनको कर लेते हैं, फिर मैं आप दोस्तों को इसको फिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है और किस तरह से ये प्रॉपर काम कर रहा है। अभी दोस्तों हम इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं और इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। अब अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट पे पावर देने लग जाएगा। आउटपुट के ऊपर मैं इस बल्ब को भी लगा के चेक कर लेता हूँ कि आया हमारी आउटपुट बिल्कुल सही मिल रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं इसके फ्रंट कवर को यहाँ से फिट कर लेता हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को थम्स अप जरूर कर दिया करें, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।